देखो हम उत्तर भारत के इतिहास में हमने ये देखा था कि हर्षवर्धन की मृत्यु तक उत्तर भारत में वर्धन साम्राज्य एक ताकतवर साम्राज्य था। और लगभग 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। हर्ष की मृत्यु, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में। इस 647 ईस्वी के बाद जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है, अब उत्तर भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम स्थापित होगा। कोई बड़ा राजवंश यहां पर उत्तर भारत में है नहीं जो कन्नौज पर राजनीतिक सत्ता को स्थापित करे। 647 के बाद लगभग 30-40 साल का इतिहास की कोई ढंग से जानकारी नहीं मिलती। 30-40 का लगभग 647, लगभग 75 वर्ष का इतिहास, लगभग 75 वर्ष का इतिहास अंधकारपूर्ण है। अंधकार पूर्ण है, लगभग कह रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है क्योंकि सबकी अलग अलग डेट है। लगभग आप मान के चल सकते हो कि लगभग 60-70 वर्ष का इतिहास की हमको कोई जानकारी नहीं मिलती है कि हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज में कौन बैठा, किसकी सत्ता स्थापित हुई, कौन वहां पे राजवंश आया। ऐसी कोई जानकारी हमको ढंग से मिलती नहीं है। अचानक से एक व्यक्ति, यशोवर्मन, क्या नाम था उसका, यशोवर्मन, ये यशोवर्मन नामक एक व्यक्ति हमको कन्नौज पर शासन करता हुआ दिखाई देता है। कन्नौज पर इसका टाइम पीरियड भी कोई फिक्स नहीं है। कोई 690 से 650 के आसपास तक कहता है, कोई 710 से 750-60 तक कहता है। तो लगभग लगभग इसका आप मान के चल सकते हो कि लगभग 710 से 730 तक, बहुत लंबा तो इसने शासन भी नहीं किया, या 710 से 750 तक आप मान सकते हो। कोई डेट फिक्स नहीं है, इसका टाइम पीरियड महत्वपूर्ण नहीं है, बस नाम है, क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड की कोई जानकारी मिलती नहीं है। बस हमको ये पता है कि हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 60-70 साल का इतिहास की कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर अचानक से पता चलता है कि कन्नौज पर एक यशोवर्मन नामक व्यक्ति शासन करता है। यशोवर्मन कौन था, किस वंश का था, किसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके प्रारंभिक जीवन की कोई जानकारी नहीं, इसके बाद के जीवन की भी कोई जानकारी नहीं है। बस यशोवर्मन की हमको जानकारी दरअसल क्या है, इसके दरबारी कवि थे उनके माध्यम से मिलती है। दरबारी कवि, एक दरबारी कवि था वाकपति। वाकपति, इस वाकपति ने गौड़वाहो नामक ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा था। गौड़ वाहो, ये ग्रंथ था किस भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखा था। गौड़वाहो नामक ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा था। दूसरा इनका दरबारी कवि था भवभूति। भवभूति, भवभूति ने 3 रचनाएं हैं इसकी, मालती माधव, मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरितम। महावीर चरितम, ये 3 ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाकपति और भवभूति के माध्यम से हमको यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, इस यशोवर्मन की जानकारी एक और मिलती है कि ये यशोवर्मन कश्मीर का शासक रहता है ललितादित्य मुक्तापीठ। कश्मीर का शासक नाम क्या है, ललितादित्य मुक्तापीठ। ये कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ से ये पराजित होता है यशोवर्मन, ठीक है ना। कश्मीर के इतिहास में अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2-3 राजवंश हुए हैं 700 से 1200 ईस्वी के बीच में। तो उसमें एक शासक दिखाई देगा ललितादित्य मुक्तापीठ, जिसने कन्नौज के शासक यशोवर्मन को युद्ध में पराजित किया था, ठीक है।
दूसरा, इस यशोवर्मन के बारे में जानकारी है कि इसी के समय अरबों का आक्रमण होता है। अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण। देखो, अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था और वो सिंध पर हुआ था। तो उस सिंध इसके कब्जे में नहीं है, लेकिन क्या है, अब पेपर में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भाई जब सिंध अरबों का आक्रमण हुआ था उस समय कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठा था। क्योंकि इस समय देखो, ये जो कन्नौज है यही राजनीतिक सत्ता का केंद्र है। जैसे इसके पहले देखा था ना, मगध राजनीतिक सत्ता का केंद्र, जो मगध पे शासन है उसी को कह रहे हैं भारत का शासक है। तो इस समय जो कन्नौज की गद्दी पर बैठा है उसी को हम कह रहे हैं कि वो भारत का शासक है, जबकि वो वास्तव में भारत का शासक नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है, किसी को केंद्र में रखकर। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि अरबों का जब आक्रमण हुआ तब कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठा था। यशोवर्मन नामक व्यक्ति शासन कर रहा था। फिर एक और जानकारी है कि इस यशोवर्मन के शासनकाल में एक चीनी यात्री हुई चाओ भारत आया था। हुई चाओ भारत आया था। चीनी यात्री हुई चाओ भारत आया था। दूसरा, इस यशोवर्मन ने चीनी दरबार में भी अपने एक मंत्री को भेजा था। मंत्री जिसका नाम क्या था, बुद्ध सेन। बुद्ध सेन, कोष्टक में लिख लेना, पुटा सेन। ये इसको उसने चीनी दरबार में भेजा था। ठीक है ना। तो देखो, यशोवर्मन के बारे में हमको केवल इतनी जानकारी मिलती है कि हर्ष की मृत्यु के बाद थोड़े समय तक इतिहास अंधकारमय रहा। फिर एक यशोवर्मन नामक व्यक्ति शासन करता है। कौन था, कहां से आया था, कोई डिटेल की जानकारी नहीं है, लेकिन ये शासन करता है और फिर अचानक से ये गायब भी हो जाता। मतलब फिर इसकी मृत्यु कैसे हुई, इसके बाद कौन आया, कोई जानकारी नहीं, बस जैसे इतिहास में आया और गायब हो गया। तो हर्ष की मृत्यु के बाद ये थोड़ी देर शासन करता है, थोड़े समय तक शासन करता है यशोवर्मन, और संभवतः पूरे उत्तर भारत को इसने जीत लिया होगा, अपन ऐसा मान सकते हैं। अब लेकिन यशोवर्मन की मृत्यु हो जाती। कब मृत्यु हुई है कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन यशोवर्मन की मृत्यु के बाद क्या है, कन्नौज हो जाता है थोड़ा सा, जिसको कहते हैं लावारिस टाइप का, या जिसका कोई माई बाप नहीं है, या जहां पर कोई बड़ी मजबूत राजनीतिक शक्ति नहीं है। कन्नौज। ठीक है। यशोवर्मन, हर्ष, हर्ष के बाद एक गैप है, फिर यशोवर्मन है, और यशोवर्मन के बाद फिर गैप है। कोई बड़ी राजनीतिक सत्ता हमको कन्नौज पर दिखाई नहीं देती है। जब कन्नौज पर कोई बड़ी राजनीतिक सत्ता स्थापित नहीं होती है तो हमको इस समय भारत में दो तीन बड़े राजनीतिक पावर दिखाई देते हैं। एक नया वंश स्थापित हुआ है राजस्थान में, प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश। इधर बंगाल में एक नया राजवंश स्थापित हुआ है, पाल वंश। पाल वंश। राजस्थान साइड एक प्रतिहार वंश स्थापित हुआ है, बंगाल में एक पाल वंश स्थापित हुआ है, और दक्षिण में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में एक नया राजवंश राष्ट्रकूट, इसको अपन ने पढ़ा ही है। राष्ट्रकूट जिनकी राजधानी मान्यखेत थी महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो वो दक्षिण में भी अपना राष्ट्रकूट बताया था जब पढ़ा था ना, कि उत्तर और दक्षिण के बीच ब्रिज का काम करते हैं। ये दक्षिण में भी नीचे अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं और उत्तर में भी साम्राज्य विस्तार करते हैं। दक्षिण की पहली शक्ति है जो उत्तर में हस्तक्षेप करेगी, नहीं दक्षिण से कोई आक्रमण करने नहीं गया, राष्ट्रकूट पहले पावर है जो जाएंगे। तो देखो, तीन मजबूत राजवंश एक साथ भारत में पैदा हो रहे हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। कन्नौज पर एक बहुत कमजोर राजवंश है आयुध वंश। आयुध वंश बहुत कमजोर राजवंश है। इन आयुध वंश में भी क्या है, इनमें एक शासक बनता है वज्रायुध।
इनका एक शासक बनता है बज्रा युद्ध। इस बज्रायुद्ध के दो लड़के हैं, एक है इंद्रायुध और एक है चक्रायुध। इंद्रायुध और चक्रायुध, ठीक है। वज्रायुद्ध के बाद ये दोनों भाई आपस में गद्दी पाने के लिए संघर्षरत हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही कि राजा कौन बनेगा। बहुत कमजोर है, कोई इनका पावर नहीं है, बल्कि इनके मुकाबले ये तीन शक्तियां बहुत ताकतवर है, ठीक है। और कन्नौज की ये स्थिति है, कन्नौज इस समय आर्थिक समृद्धि का केंद्र है, आर्थिक समृद्धि का केंद्र। भाई देखो, कन्नौज का उत्कर्ष मौखरी वंश के टाइम पीरियड से हुआ है। मौखरियों के बाद क्या है, हर्षवर्धन ने भी कन्नौज पर शासन किया, कन्नौज पर ही राजगद्दी स्थापित की, और यशोवर्मन ने भी कन्नौज। तो लंबे समय से कन्नौज क्या है, भारत की राजधानी बनी हुई है, राजनीतिक सत्ता वहां पे राजा बैठ रहा है लंबे समय से। तो कन्नौज का क्या है, आर्थिक विकास अत्यधिक हुआ है। जो स्थिति प्राचीन काल में मगध की थी, वही स्थिति कन्नौज की हो गई। कन्नौज भी ये गंगा यमुना के दोआब में स्थित है। पूरा व्यापार वाणिज्य, नदियों के माध्यम से जो व्यापार वाणिज्य हो रहा है, सब कन्नौज उसका केंद्र बन गया। जो मगध था केंद्र, अब कन्नौज केंद्र बन गया। तो स्थिति यह हो गई कि जो कन्नौज की गद्दी पर बैठेगा वो पूरे इस व्यापार वाणिज्य को नियंत्रित करेगा। मतलब कन्नौज है अब केंद्र, कन्नौज चाहिए आपको, अपने आप को मजबूत करना है। प्रतिहार राजस्थान साइड अप है, वो अपना साम्राज्य विस्तार करेगा, लेकिन जब तक उसको कन्नौज नहीं मिलेगा, वो सही रूप में अपने आप को शासक नहीं मानेगा। तो अब जो भी शासक ताकतवर होगा, वो क्या कहेगा, क्या कन्नौज की गद्दी उसके हाथ में हो, क्योंकि कन्नौज मिलना मतलब आपको इकोनॉमिक रूप से बहुत ज्यादा बेनिफिट, आप पूरा जो व्यापार वाणिज्य है उसको नियंत्रित कर लोगे। तो अब इस टाइम पीरियड में आप देख रहे हो कि कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक केंद्र बन चुका है, राजनीतिक केंद्र बनेगा अब। और कन्नौज में इस समय कमजोर राजवंश है, आयुध वंश। तो अब होगा क्या कि प्रतिहार भी चाहेगा कि कन्नौज मेरा हो जाए, राष्ट्रकूट भी चाहेगा कि कन्नौज मेरा हो जाए, और पाल भी चाहेगा कि कन्नौज मेरा हो जाए। तीनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहेगी कन्नौज पर शासन स्थापित करने की। क्योंकि देखो, तीनों, जब कोई भी साम्राज्य मजबूत होता है तो मजबूत होकर क्या करेगा, अपना साम्राज्य फैलाएगा। तो राष्ट्रकूट भी अपना साम्राज्य विस्तार करेगा, प्रतिहार भी करेगा और पाल भी करेगा। और उत्तर भारत में यहां पर कोई अभी ऐसा लड़ने वाला नहीं है जो इन तीनों को पराजित करे। तो होगा क्या कि भारत के अब इतिहास में एक अनोखी घटना होगी, कन्नौज पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष होगा। क्या होगा, त्रिकोणीय संघर्ष होगा। त्रिकोणीय संघर्ष, बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट और उत्तर के प्रतिहार, इन तीन राजवंशों के बीच कन्नौज के राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेके संघर्ष होगा। तो देखो, पेपर में यही क्वेश्चन आएगा कि त्रिकोणीय संघर्ष क्या था, इसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इस टाइम पीरियड से, मतलब हर्ष के बाद से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो सीधे आता है त्रिकोणीय संघर्ष। ट्रायंगुलर सीरीज हो रही है तीन राज्यों के बीच, ट्रॉफी क्या है, कन्नौज है। ये तीनों आपस में संघर्षरत होंगे, और इसका फिर अंत में जो भी परिणाम होगा, एक राजवंश कन्नौज पर राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर लेगा। वो परिणाम अपन बाद में देखेंगे, अभी तो हमको देखना है त्रिकोणीय संघर्ष। तो आपसे पूछे त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, तो बताएंगे कि भैया पूर्व मध्यकाल में, या फिर आप बता सकते हो कि टाइम पीरियड तो फिक्स नहीं, क्योंकि लगभग संघर्ष 150 साल चलता है, 150 से 200 साल चलता है। लगभग 850 या 750 के बाद ये संघर्ष, 800 के बाद ये संघर्ष चालू होता है और 1000 ईस्वी तक चलता है। लगभग 200 वर्ष ये राजनीतिक संघर्ष भारत में चलता है। 750 के आसपास यशोवर्मन की मृत्यु होती है, और उसके बाद ये संघर्ष क्या है, प्रारंभ हो जाता है। तो हम ये बता देंगे कि पूर्व मध्यकाल में
कन्नौज पर राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के लिए बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट और उत्तर के प्रतिहार, इन तीन राजवंशों में एक संघर्ष होता है जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। इतना आपको बताना पड़ेगा यदि पूछे कि त्रिकोणीय संघर्ष, या आप त्रिकोणीय संघर्ष में कोई भी आंसर लिख रहे हो, शुरुआत उसकी आपको इसी हेडिंग से करनी पड़ेगी कि पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए उत्तर भारत या भारत की तीन बड़ी राजनीतिक शक्तियां, बंगाल के पाल वंश, दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश और उत्तर भारत के प्रतिहार वंशों में एक संघर्ष हुआ जिसको क्या है, त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। अब देखो आप आंसर लिख रहे हैं तो उसको स्टेप में बांट के लिख सकते हो, ये बता दिया कि क्या है। फिर दूसरा, भाई आप त्रिकोणीय संघर्ष को लेकर आंसर लिख रहे हो तो बता दिया कि त्रिकोणीय संघर्ष क्या है, ये बता दिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि क्यों है ये त्रिकोणीय संघर्ष, तो त्रिकोणीय संघर्ष क्यों है, कन्नौज पर, और कन्नौज पर सत्ता क्यों स्थापित करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो पहले ही बताया कन्नौज समृद्धि, कन्नौज आर्थिक समृद्धि का केंद्र था, आर्थिक समृद्धि का केंद्र था। और आप यदि इसको इस पॉइंट में और ज्यादा लिखना चाह रहे हो तो बता सकते हो कि भाई देखो गंगा यमुना का पूरा दोआब है, गंगा यमुना का दोआब, और दोआब है मतलब क्या है, कृषि, और उस समय भू राजस्व राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत था। तो यदि कोई कन्नौज पर है तो पूरा गंगा यमुना का दोआब उसका है, भरपूर कृषि से टैक्स लेगा। फिर क्या है, व्यापार वाणिज्य का भी एक केंद्र था, क्योंकि गंगा नदी से जो नदियों के माध्यम से व्यापार होता था मगध के समय से, उस समय मगध केंद्र था, अब कन्नौज केंद्र हो गया है, तो व्यापार वाणिज्य से भी भारी कमाई है। तो सबको लालच दिख रहा है कि यदि कन्नौज पर सत्ता स्थापित हो जाए तो पैसा ही पैसा है, तो इस कारण से सब कन्नौज को पाना चाह रहे थे। अब मगध पर देखो कोई सत्ता स्थापित नहीं करना चाह रहा है, मगध का भी इतिहास में हमको उल्लेख ही नहीं मिलेगा, मगध का पतन हो गया है, अब सब कन्नौज है। तो देखो ये क्या है, ये क्यों है, ठीक है। तीसरा आप इसमें पॉइंट बताओगे, इस त्रिपक्षीय संघर्ष के अलग अलग चरण हुए हैं, ये आप तो डायरेक्ट बता सकते हो, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, चार एक चरण होते हैं, और चार एक चरण में इसका अंतिम रिजल्ट निकलकर सामने आता है, ठीक है। तो देखो चरण में प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, आयुध तो बेचारा है ही नहीं, वो तो सिर्फ नाम मात्र के लिए है, मतलब कन्नौज पर आयुध वंश है लेकिन लड़ ये तीनों रहे हैं, चतुष्कोणीय संघर्ष नहीं है, आयुध वंश तो लड़ ही नहीं रहा है, वो तो इन तीनों के हाथ की कठपुतली बनेगा। तो देखो जो फर्स्ट फेज में होता क्या है कि जो प्रतिहार वंश का शासक है वत्सराज, प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज सबसे पहले ये क्या करता है, कन्नौज पर राजनीतिक सत्ता का स्थापना करने के लिए आक्रमण करता है और ये संपूर्ण गंगा घाटी को जीत लेता है, संपूर्ण गंगा घाटी को जीत लेता है, लेकिन कन्नौज को भी जीत लेता है, लेकिन कन्नौज पर खुद बैठता नहीं है। क्या करता है, कन्नौज पर जो आयुध वंश था, आयुध वंश का शासक था इंद्रायुध, इंद्रायुध, इंद्रायुध इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। देखो कन्नौज को जीत लेता है पर खुद गद्दी पर नहीं बैठा, गद्दी पर किसको बैठाया रखा, इंद्रायुध को, इंद्रायुध इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और बोल देता है कि जैसा चाहोगे वैसा करेंगे, बस गद्दी पर हमको बैठे रहने दो। तो इंद्रायुध इसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। वत्सराज संपूर्ण गंगा घाटी में अपनी एक छत्र राज्य की ये स्थापना करता है। अब देखो जब ये कन्नौज को जीतता है तो पाल का यहां पर शासक रहता है धर्मपाल, धर्मपाल, तो स्वाभाविक सी बात है इसका संघर्ष धर्मपाल से भी होगा और ये धर्मपाल को पराजित करेगा, धर्मपाल को पराजित करेगा, धर्मपाल को पराजित करेगा, ठीक है। पूरा उत्तर भारत का एकमात्र शासक हो गया है अब वत्सराज, धर्मपाल को पराजित करता है, लेकिन धर्मपाल
मतलब ऐसा नहीं है कि बंगाल को जीत लिया, धर्मपाल पराजित होकर वापस लौट जाता है बंगाल। इंद्रायुध इसकी सत्ता सत्ता स्वीकार कर लेता है। अब राजस्थान से लेकर इधर बिहार तक क्या है, पूरे उत्तर भारत में कौन बचा है, वत्सराज। जब ये सब कुछ हो रहा था, अब राष्ट्रकूट आएगा और राष्ट्रकूट का शासक है ध्रुव। अब ध्रुव आएगा उत्तर दक्षिण भारत से उत्तर भारत इस त्रिकोणीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए, और ये ध्रुव आएगा और वत्सराज को पराजित करेगा, धर्मपाल को पराजित करेगा, दोनों को पराजित करेगा। ठीक है, शुरुआत यहां से हुई है, इनने कब्जा किया, धर्मपाल पराजित, धर्मपाल बंगाल चले गए। राष्ट्रकूट देखता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है, अब राष्ट्रकूट शासक आएगा ध्रुव, इसको मारेगा, इसको मारेगा, कन्नौज पर अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करेगा। लेकिन कन्नौज की गद्दी पर वो खुद नहीं बैठता है, इंद्रायुध को ही बिठाता है। इंद्रायुध उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेता है। इंद्रायुध तो गुलाम, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारी सत्ता, अब हम तुम्हारी सत्ता स्वीकार करेंगे। तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव यहां गद्दी पर उसको बिठाता, अपनी अधीनता स्वीकार कराता और वापस लौट जाता है। देखो, इस त्रिकोणीय संघर्ष की एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें राष्ट्रकूट मजबूत तो रहते हैं, लेकिन कभी राष्ट्रकूट उत्तर में रुक नहीं पाए। यह त्रिकोणीय संघर्ष की सबसे बड़ी विशेषता है कि राष्ट्रकूट आता है, लड़ाई करता है और वापस लौट जाता है। वापस लौटना उसकी मजबूरी है, क्योंकि राष्ट्रकूटों का संघर्ष नीचे चालुक्यों से चल रहा है, और यदि वो उत्तर में रह गया तो दक्षिण में उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, राष्ट्रकूट दोनों साइड से लड़ रहा है, दक्षिण में चालुक्यों से लड़ रहा है और उत्तर में त्रिकोणीय संघर्ष में भी हस्तक्षेप कर रहा है। तो उसकी मजबूरी है कि राष्ट्रकूट शासक आएगा, लड़ेगा, जीतेगा, हारेगा, जो भी होगा, और वापस लौट जाएगा। राष्ट्रकूट यहां पे स्थायी नहीं हो पाए। यदि राष्ट्रकूट स्थायी होते तो फिर शायद ये त्रिकोणीय संघर्ष होते ही नहीं और यहीं पे बात खत्म हो जाती। लेकिन ये आगे बढ़ेगा। ध्रुव आता है, इसको पराजित करके घर लौट जाता है। ये त्रिकोणीय संघर्ष का फर्स्ट फेज है। अलग अलग चरण हुए हैं। पहले चरण में देख रहे हैं कि राष्ट्रकूट डोमिनेंस करते हैं। ठीक है, तो पहला चरण क्या है, ध्रुव तक पहुंचता है और ध्रुव यहां पे अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करता है और वापस लौट जाता है। फिर इस त्रिकोणीय संघर्ष का सेकेंड फेज चालू होता है। जैसे ध्रुव लौटेगा, बस सेकेंड फेज में क्या है, ध्रुव वापस जाता है। ध्रुव वापस, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव दक्षिण में वापस लौट जाता है। जब ध्रुव वापस लौट जाता है तो क्या है, वत्सराज के बाद प्रतिहार हो जाते हैं थोड़े से कमजोर। वत्सराज पराजित होता है और वत्सराज के बाद क्या है, प्रतिहार हो जाते हैं थोड़े से कमजोर। इसका फायदा ये क्या है, धर्मपाल उठाता है। धर्मपाल, और धर्मपाल क्या करता है, कन्नौज को जीत लेता है। कन्नौज को जीत लेता है और इंदिरा को हटा के यहां पर किसको, चक्रायुध को शासक बना लेता है। चक्रायुध को शासक बना देता है। देखो, ये भी त्रिकोणीय संघर्ष की विशेषता है कि जीत रहे सब कन्नौज को है, लेकिन कोई कन्नौज की गद्दी पर नहीं बैठ रहा है, बिठा के इनको भाइयों को ही रखा है। कोई इंदिरा को बिठा दे रहा है, कोई चक्रा को बिठा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जीता तो उनने कहा कि खुद ही यहां पे बैठने लगे, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी क्या है, प्रतिहार है और राष्ट्रकूट है। यदि ये गद्दी पे बैठ गया तो शायद ये दोनों मिल जाएंगे और इसको निपटा सकते हैं। इसलिए ऐसी गलती किसी ने नहीं की। तीनों जीतते हैं बारी बारी कन्नौज, लेकिन कोई कन्नौज की गद्दी पर नहीं बैठता है। वो इसी को बिठा के रखा है कि जो भी होगा इनका होगा, अपन काउंटर में लड़ेंगे। क्योंकि देखो, यदि डायरेक्ट कन्नौज की गद्दी बैठ गए और कन्नौज अपन यहाँ पे हार गए तो अपना बंगाल भी चला जाएगा या अपना ही। तो कोई भी शासक क्या है, राष्ट्रकूट की तो मजबूरी है कि राष्ट्रकूट तो चाह के भी नहीं आ सकता है, क्योंकि उसकी दक्षिण में लड़ाई चल रही है। तो एक एक करके क्या है, ये खुद नहीं बैठ रहे हैं और इन्हीं भाइयों को बिठा रहे हैं। तो देखो, अब धर्मपाल क्या है, कन्नौज पर आक्रमण करता है और चक्रायुध को अब इंदिरा की जगह क्या है, गद्दी पर बिठा देता है। प्रतिहार कमजोर हो गया है। ठीक है, अभी इसी समय क्या है, प्रतिहारों में एक नया राजा दिखाई देता है, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय लगभग 800 से 800, इसका टाइम पीरियड 805 से 833 ईस्वी। अभी अपन
इस प्रतिहार वंश, पाल, सबको डिटेल में देखेंगे, अभी केवल त्रिकोणीय संघर्ष के माध्यम से समझो। जब नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठता है, नागभट्ट द्वितीय एक ताकतवर शासक है। सबसे पहले ये क्या करता है, ये सबसे पहले कन्नौज पर आक्रमण करता है। ये सबसे पहले क्या है, कन्नौज पर। ध्रुव तो वापस चला गया, ये क्या है, कन्नौज पर आक्रमण करेगा, और कन्नौज पर आक्रमण करेगा और क्या है, कन्नौज को जीतेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, धर्मपाल से लड़ाई होगी, ये धर्मपाल को भी मारेगा, और अब तो ये इधर मुंगेर, इधर तक धका के आता है धर्मपाल को। बांग्लादेश में मुंगेर बहुत अंदर, जबकि ये धर्मपाल का शासन बिहार तक था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। बंगाल का मत समझो, बंगाल बिहार एक ही है उस समय। तो ये इतना ताकतवर है कि इसको हराता है और उसको मुंगेर तक घसीट के आता है, ताकि ये वापस लौट के ना आए। तो देखो यहां पर क्या है, नागभट्ट द्वितीय अब उत्तर भारत में कन्नौज पर राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लेता है, धर्मपाल को हराया है, मुंगेर तक उसको घसीट के आया है। अब जब ये सब हो रहा है, राष्ट्रकूटों में भी एक नया शासक आ गया है, गोविंद तृतीय, गोविंद थर्ड, राष्ट्रकूटों का नया शासक। ध्रुव के बाद कौन बनता है, गोविंद तृतीय। अब देखो, चकरा भी पराजित हुआ है, धर्मपाल भी पराजित हुआ है। अब नागभट्ट पूरे उत्तर भारत का शासक है, उसने वो चकरा को हटा के इंदिरा को बिठा दिया, बात वही की वही हो गई। अब ये गोविंद तृतीय आएगा, और गोविंद तृतीय आएगा तो धर्मपाल भी उससे मदद मांगेगा कि यार इन्हें हमको नागभट्ट ने मारा या पराजित किया। तो गोविंद तृतीय आएगा, तो जैसे ही गोविंद तृतीय आएगा, धर्मपाल उसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा और चकरा भी उसकी अधीनता में चला जाएगा, दोनों इसके अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। युद्ध होता है इसका नागभट्ट द्वितीय से, और नागभट्ट को यह पराजित करता है। नागभट्ट इसमें क्या होता है, पराजित होता है। लेकिन पता है राष्ट्रकूटों के साथ क्या समस्या है, पराजित हुआ, चकरा को बिठाएगा और वापस लौट जाएगा। फिर पिक्चर वहीं की वहीं। सेकेंड फेज की भी कहानी यहीं पे द्वितीय चरण समझ लो, मान के चलो ये सेकेंड फेज हो गया। सेकेंड फेज में भी कहानी वही की वही थी जो फर्स्ट फेज में बनती है, मतलब कोई परिणाम नहीं हुआ, एक दूसरे को मार पीट के और वापस वहीं की वहीं हो गए। इंदिरा, कभी इंदिरा बैठ रहा है, कभी चकरा बैठ रहा है, कोई डायरेक्ट सत्ता स्थापित वहां पर नहीं कर पा रहा है। गोविंद वापस होगा, जैसे ही गोविंद वापस हो गए, नागभट्ट तृतीय फिर से कन्नौज पर कब्जा कर लेगा। जैसे ही गोविंद तृतीय वापस हुआ, नागभट्ट द्वितीय फिर से कब्जा कर लेगा। तो देखो इस सेकेंड फेज में भी कोई खास परिणाम निकल के आता नहीं है, कन्नौज को लेकर राजनीतिक संघर्ष चल ही रहा है। अब कुछ समय बाद जो बंगाल में पाल वंश था, बंगाल में जो पाल वंश था, यहां पर देवपाल नामक एक शासक बनता है। धर्मपाल के बाद कौन आ गया, उसका लड़का देवपाल। धर्मपाल के बाद क्या है, देवपाल। और ये देवपाल पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। देवपाल पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। अब जब सबसे शक्तिशाली शासक है तो स्वाभाविक सी बात क्या है, सबसे पहले ये कन्नौज को अपने कब्जे में लेगा। ताकतवर हुआ और सबसे पहले इसने क्या है, कन्नौज को अपने कब्जे में लिया। यहां पे नागभट्ट था, नागभट्ट को ये पराजित करता है, खानदानी दुश्मनी चल रही समझ लो, नागभट्ट को पराजित करता है। नागभट्ट के बाद उसका लड़का बनता है मिहिर भोज। मिहिर भोज, मिहिर भोज भी इससे पराजित होता है। देवपाल सब बताया सबसे शक्तिशाली शासक है, और पूरे उत्तर भारत में क्या है, अपनी एक राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लेता है। ठीक है, लेकिन फिर कालांतर में क्या है, ये देवपाल मरेगा। देवपाल के बाद उसका लड़का बनेगा महिपाल। महिपाल, और महिपाल एक क्या है, कमजोर शासक है, कमजोर शासक है। तब ये मिहिर भोज कन्नौज को जीत लेगा, और कन्नौज के साथ साथ क्या है, पूरा उत्तर भारत किसके अंडर आ जाएगा, मिहिर भोज के पास। इस बीच दक्षिण से राष्ट्रकूटों में अब जो शासक आएगा वो आएगा
कृष्ण सेकंड, कृष्ण सेकंड, कृष्ण सेकंड इस कन्नौज पर आक्रमण करेगा। पहला युद्ध होगा जिसमें मिहिर भोज जीतेगा, लेकिन दूसरे युद्ध में मिहिर भोज पराजित होगा और फिर से कन्नौज पर राष्ट्रकूट की सत्ता स्थापित हो जाएगी। वही चक्रा को गद्दी पर बिठा देगा और फिर कृष्ण वापस लौट जाएगा, मतलब फिर कहानी वहीं की वहीं स्थापित हो जाएगी। ये थर्ड फेज भी कोई परिणाम निकल के, स्थायी परिणाम निकल के नहीं आया। मतलब देखो कहानी रिपीट हो रही है, बस शासक बदल रहे हैं, कहानी रिपीट ही है। शासक बदल रहे हैं, पिक्चर वही चल रही है। जैसे ना खानदानी दुश्मनी, कन्नौज पर कोई परमानेंट शक्ति स्थापित नहीं हो पा रही है। फिर थर्ड फेज आता है और थर्ड फेज में देखो ये जो पाल हैं ये हो जाते हैं महीपाल के बाद कमजोर। बताया ना कि देखो उनका अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक कौन होता है, देवपाल होता है, और देवपाल के बाद उनका जो शासक है वो कमजोर हो जाता है, महीपाल बनता है। और महीपाल एक कमजोर शासक था और आगे चल के क्या है, धीरे धीरे पालों की सत्ता का पतन हो जाता है। यहां पे महीपाल का भी खेल खत्म है। अब देखो प्रतिहारों में मिहिर भोज ने लंबे समय तक क्या है, उत्तर भारत में राज किया है। मिहिर भोज के बाद यहां पर जो शासक बनता है वो महीपाल। देखो नाम सेम टू सेम है, बंगाल में भी हमने देखा कि महीपाल था, ये अलग महीपाल है, नाम दोनों का सेम है। ये गुर्जर प्रतिहारों का महीपाल है और ये पालों का महीपाल है। तो जब यहां पर महीपाल प्रतिहार वंश का शासक बनता है तो यहां पर फिर और दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासक बनता है इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय, फिर इनके बीच राजनीतिक संघर्ष होता है, ये इसको पराजित करता है, इंद्र तृतीय आके महीपाल को पराजित करता है। लेकिन इंद्र तृतीय ज्यादा दिन नहीं रुकता और वापस क्या है, दक्षिण में लौट जाता है और स्थिति वही की वही होती है। लेकिन अब इस अंत में क्या है, अब राष्ट्रकूट जो वहां जाएगा अब दोबारा वो उत्तर लौट के नहीं आ पाएगा। पाल कमजोर हो ही चुके हैं, ये भी कमजोर हो गए हैं, तो अंततः क्या है, ये जो प्रतिहार वंशी थोड़ा मजबूत रहता है तो अंततः यही होगा कि प्रतिहारों का फाइनली कब्जा हो जाता है। प्रतिहारों का कन्नौज पर कब्जा। त्रिकोणीय युद्ध का अंततः परिणाम यह होता है कि प्रतिहार कन्नौज पर अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थायी कर लेते हैं। तो देखो ये त्रिकोणीय संघर्ष था, इस त्रिकोणीय संघर्ष की ये इतनी कहानी थी। मतलब देखो ये क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछे आपको 4-5 बिंदु में क्वेश्चन कि त्रिकोणीय संघर्ष क्या हुआ, किसके बीच था, क्यों हुआ, इसके चरण क्या थे। इसको चरण को बहुत डिटेल में नहीं देना है, 2-3 शासक का उल्लेख कर दो। मैं देखो वही बता रहा, क्वेश्चन किस रूप में पूछ रहा, 50 शब्द में पूछ रहा है कि 200 शब्द में पूछ रहा है। 200 शब्द में पूछ रहा है तो इसको हम बहुत डिटेल में बताएंगे, नहीं तो एक लाइन में सबको बता देंगे, लेकिन पॉइंट बता बता के ही लिखना है। और अंत में क्या बताना है, परिणाम। अब देखो परिणाम तो एक लाइन में हमने क्या बता दिया कि प्रतिहारों का कब्जा हुआ। प्रतिहार इस ट्रायंगुलर सीरीज का विजेता है, प्रतिहार इस ट्रायंगुलर सीरीज का विजेता है। 200 साल तक ये ट्रायंगुलर सीरीज चलती है, अलग अलग 2-3 पीढ़ी निकल जाती है, लेकिन अंततः कन्नौज किसकी गोदी में गया, प्रतिहारों की गोदी में। लेकिन देखो ये त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम भी आपको सिर्फ अलग से पूछ सकता है कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष की भारतीय इतिहास में क्या भूमिका थी, या त्रिपक्षीय संघर्ष का भारतीय इतिहास में क्या परिणाम निकलकर आता है। देखो सामान्यतः तो बोलने के लिए आप बोल सकते हो कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम यह होता है कि फाइनली अंततः कौन जीत गया, प्रतिहार कन्नौज को जीत लेते हैं और कन्नौज पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन परिणाम इतना सिंपल और सरल नहीं है। दरअसल क्या है, यहां पर यह त्रिपक्षीय संघर्ष भारतीय इतिहास में बहुत निर्णायक भूमिका अदा करता है। देखो परिणाम को लेके यदि आपको आंसर लिखना है तो थोड़ा सा आपको इसको व्याख्यायित करना पड़ेगा। इस त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम 3 लोग भाग ले रहे थे, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट।
तीनों को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। पाल की तो कहानी खत्म हो गई, पाल केवल बंगाल तक सीमित हो गए, अब इनकी क्षमता नहीं बची। मतलब सीधे सीधे पाल बहुत कमजोर हो गए। जो महिपाल एक समय था कि पूरा उत्तर भारत कब्जे में चल रहा था, और मगध, कन्नौज, पूरा गंगा घाटी महिपाल के कब्जे में थी, देवपाल के कब्जे में थी। लेकिन अब पाल खत्म है। प्रतिहार ये भी बहुत कमजोर हो जाते हैं। कमजोर, भले कन्नौज पर गद्दी पर बैठ रहे हैं, लेकिन अब इनकी वो स्थिति नहीं बची जब मिहिर भोज, नागभट्ट, वत्सराज के समय इनका जो पीरियड था, अब ये भी कमजोर हो गए। और राष्ट्रकूट का भी यही हाल हुआ, राष्ट्रकूट का भी पतन हो गया। राष्ट्रकूट का भी पतन हो गया। राष्ट्रकूट तो देखो दोहरी है, उत्तर में अलग लड़ रहा है, दक्षिण में अलग लड़, तो पूरे टाइम तो वो लड़ ही रहा है। दक्षिण में चालुक्यों से लड़ रहा, उत्तर में त्रिपक्षीय संघर्ष में लड़ रहा है। एक एक शासक, कभी कृष्ण आ रहा है, कभी ध्रुव आ रहा है, कभी इंद्र आ रहा है, सेना लेके आ रहे हैं, कन्नौज को जीत रहे हैं और वापस जा रहे हैं, और वापस जाके फिर दक्षिण में लड़ रहे हैं। तो पूरा टाइम तो उन्होंने युद्ध ही किया है। तो अब इतना लंबा युद्ध करेंगे तो उनका पतन तो होना निश्चित ही है। तो देखो, भारतीय इतिहास में ऐसा कहते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्ष की मृत्यु के बाद भारत का राजनीतिक इतिहास का पतन है। हर्ष को हम कहते हैं कि उत्तर भारत का अंतिम सम्राट, अंतिम चक्रवर्ती सम्राट, जो बड़े क्षेत्र में शासन करता है, और हर्ष की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक शक्ति का पतन हो जाता है। ये पूरा सत्य नहीं है। वास्तविक पतन क्या होता है, इस त्रिकोणीय संघर्ष के बाद होता है। क्योंकि देखो, हर्ष के गैप को कुछ समय यशोवर्मन ने भरा था, यशोवर्मन खत्म हो जाता है तो ये प्रतिहार वंश उदय होता है, और प्रतिहार वंश एक समय पूरे उत्तर भारत में अपना सत्ता स्थापित कर लेता है। प्रतिहारों के ही समानांतर बंगाल में पाल वंश होता है, और ये प्रतिहारों को हरा के क्या है, पूरे उत्तर भारत में, और इसी समय दक्षिण में एक मजबूत राष्ट्रकूट शक्ति स्थापित। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक शक्ति कोई कमजोर नहीं हुई है, बल्कि भारत में तीन मजबूत राजवंश स्थापित हो जाते हैं। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तीनों बहुत ताकतवर है, और तीनों एक टाइम पीरियड में है। और देखो, तीनों जब तक ताकतवर थे, सबसे बड़ा परिणाम यह क्या हुआ कि भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं हो पा रहे हैं, और यदि हो भी रहे हैं तो उनको ये लोग असफल कर दे रहे हैं। विदेशी आक्रमण, अरब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करेगा, लेकिन केवल वो सिंध और मुल्तान को जीतता है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता है। तुर्कों का आक्रमण होगा, लेकिन वो 1000 ईस्वी के बाद होगा। तो हर्ष तो मरा रहा है 750 में, 750 से 1000 ईस्वी तक भारत पर कोई बड़ा विदेशी आक्रमण नहीं होता है। केवल मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, वो भी केवल छोटे से एरिया में शासन करता है। बाकी और कोई उत्तर भारत में हमको अभी नहीं दिखाई देगा, कोई मुस्लिम शासक नहीं दिखाई देगा, तुर्कों की सत्ता स्थापित नहीं, क्योंकि ये तीनों बहुत मजबूत थे। लेकिन ये इतने मजबूत थे, आपस में लड़के और क्या हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। आप देखोगे कि पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तीन मजबूत शासक थे, तीनों आपस में लड़के बर्बाद हो गए। और इनकी बर्बादी का परिणाम क्या होता है कि अब उत्तर भारत में बहुत सारे छोटे छोटे शासक स्थापित होंगे। छोटे छोटे शासक, एक दो नहीं, कम से कम 1 दर्जन शासक यहां पर हमको स्थापित दिखाई देंगे, जिसको हम कहते हैं राजपूत। अभी राजपूत आएंगे छोटे छोटे, चौहान, परमार, चालुक्य, और भी बहुत सारे पूरे राजपूत शासक छोटे छोटे एरिया में शासन कर रहे हैं। मतलब भारत में क्या है, राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया। छोटे हैं तो स्वाभाविक सी बात कमजोर होंगे, और सब आपस में लड़ेंगे, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे। अब जो हम मध्यकाल के पूर्व का जो इतिहास पढ़ते हैं, जिसको हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं,
कोई एक राजपूत शासक नहीं था, बहुत सारे राजपूत शासक थे और सब आपस में लड़ रहे थे। इनके आपसी फूट का परिणाम क्या होगा? भारत पर विदेशी आक्रमण होगा। और किसका होगा? तुर्कों का होगा। और तुर्कों का आक्रमण भारत को परमानेंटली कमजोर करेगा। महमूद गजनबी का आक्रमण होगा। महमूद गजनबी 17 बार भारत को लूटेगा। फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होगा। गौरी भी भारत को लूट के जाएगा। और अंततः परिणाम यह होगा कि ये आपस में लड़ते रहेंगे और भारत में क्या है? तुर्की राज्य स्थापित हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से। गुलाम वंश 1206 में स्थापित हो जाएगा। कब? 1206। तो देखो 800 से 1000 तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम हुआ कि इन तीनों का पतन हो गया। इन तीनों के पतन होने से सबसे ज्यादा प्रभाव क्या है? भारत की राजनीतिक सत्ता को पड़ता है। भारत की राजनीतिक शक्ति कमजोर होती है। क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है। और क्षेत्रीय, देखो इतिहास का एक कॉमन नियम है कि जब भी केंद्र में कोई मजबूत शासक होता है, छोटे मोटे शासक का हमको नाम नहीं मिलता है। हम देख रहे हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश कहां से कहां तक, काबुल कंधार उसके पास था और नीचे कर्नाटक। कोई और शासक का उल्लेख हमको देखने को नहीं मिलता है। जितने एरिया में मौर्य अकेले शासन कर रहे थे, उतने एरिया में देखो ये तीन, उससे भी कम एरिया में 3 लोग शासन कर रहे थे। तो क्या है, जब कोई मजबूत शासक बैठता है तो क्षेत्रीय राजवंश का कहानी खत्म। और जैसे ही वो मजबूत राजवंश खत्म होता है, मौर्य खत्म हुए, शुंग आए। शुंग उतने बड़े क्षेत्र में शासन स्थापित नहीं करते हैं, तो हमको फिर क्या है, छोटे छोटे साम्राज्य दिखाई देने लगते हैं। विदेशी आक्रमण होता हुआ दिखाई देता है। शकों का आक्रमण होता है, कुषाणों का आक्रमण होता है, पहलव आ जाते हैं, हूण आ जाते हैं, विदेशी भी जाते हैं और देसी, तो बहुत सारे राजा हमको दिखाई देते हैं। तो ये एक इतिहास में कॉमन फिनोमेना है कि जब केंद्रीय मजबूत, क्षेत्रीय खत्म। केंद्र कमजोर, क्षेत्रीय दल। यही आज भी चल रहा है। आजादी के बाद कांग्रेस थी, केंद्र में मजबूत, कोई क्षेत्रीय दल नहीं था। फिर केंद्र की कांग्रेस कमजोर होती है, क्षेत्रीय दलों का उभार होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, दक्षिण में तो पूरा क्षेत्रीय दल आ गया। एक समय पूरा दक्षिण में कांग्रेस था, लेकिन दक्षिण में आज पूरा क्षेत्रीय दल। अब देखो फिर केंद्र में बीजेपी मजबूत, क्षेत्रीय दलों का पतन होना चालू हुआ। बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल तो समाप्त जैसे होने वाले हैं। बिहार के हाल भी यही है। धीरे धीरे बंगाल और तमिलनाडु में भी सेंध लगी जाएगी। तो क्षेत्रीय दल, तो यहां पे भी वही थी कि मजबूत केंद्र था, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय राज्य नहीं थे, विदेशी आक्रमण नहीं, क्योंकि ये रोक लेते थे, ताकतवर थे ना। प्रतिहार अकेला काफी था तुर्कों को रोकने के लिए। और क्या है कि विदेशी भी देखते थे। जैसे देखो कन्नौज, कन्नौज पर दिख रहा है कि 2 भाई इंदिरा और चकरा लड़ रहे हैं। ये दिख रहा है किसको? पाल, प्रतिहार, राष्ट्र, तीनों आक्रमण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम ये कमजोर है और आपस में लड़ रहे हैं। यही इसके उल्टा यदि होता कि कोई एक व्यक्ति शासन करता और मजबूती से, तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि तीनों आक्रमण कर पाते। यही हर राज्य के संदर्भ में है, क्योंकि विदेशी भी देखते रहते हैं कि यहां क्या चल रहा है। जैसे उनने देखा कि यार पाल है, प्रतिहार, राष्ट्रकूट भैया बहुत ताकतवर है, कोई मतलब नहीं है आक्रमण करने से, आक्रमण की कोशिश भी करेंगे तो पराजित हो जाते हैं, तो लोगों हतोत्साहित होते हैं। क्योंकि यहाँ पे खबर जाती कि अरे वो अरबों ने आक्रमण किया था, वो भैया बहुत कोशिश करे लेकिन भारत के अंदर नहीं घुस पाए। ये मैसेज मध्य एशिया तक जाएगा तो कोई भी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जब ये सब कमजोर हो जाएंगे तो ये खबर मध्य एशिया तक जाएगी ना कि अरे वहां तो कोई नहीं बचा, सब आपस में लड़ रहे हैं। फिर महमूद गजनबी यहाँ आएगा, लूट के जाएगा, 17 बार लूट के जाएगा और खबर वहां पे जाएगा, और भारत तो खुली मैदान है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब राजा आपस में संघर्ष रहे, तुम तो जाओ और लूटो। तो यहाँ पे अब लोग क्या होंगे? प्रेरित। भाई इनके लूट की कहानी वहां के लोगों के लिए क्या एक प्रेरणा स्रोत होगी। अरे भारत में कुछ नहीं है, जाओ लूटो और आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है, बहुत समृद्धि, लड़ने वाला कोई नहीं है वहां पे। तो महमूद गजनबी 17 बार आएगा। महमूद गजनबी की कहानी सुन के मोहम्मद गौरी आएगा, और गौरी आएगा तो वो तो यहाँ पे सत्ता स्थापित करके जाएगा, और उसके बाद भी रुकेंगे नहीं, फिर आते जाएंगे, एक के बाद आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। तो देखो जब आप इस त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम बताओगे तो त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम ये होगा कि भारत में तुर्कों की सत्ता स्थापित हो जाती है और भारत की दुर्बलता पूरे विश्व में
प्रकट होती है कि भारत में कोई अब मजबूत शक्ति बची नहीं है। फिर वो उसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के रूप में बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहानी यही है कि आपस में संघर्षरत थे, इसका परिणाम स्वरूप तुर्की राज्य भारत में स्थापित हो जाए। तो मतलब हम देखो ये बताना चाह रहे हैं परिणाम में कि उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का पतन हर्ष के बाद ना होकर त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण हुआ है, क्योंकि हर्ष के बाद भी ये तीन सत्ता थी और तीनों मजबूत थी। यदि ये आपस में नहीं लड़ती, त्रिपक्षीय संघर्ष नहीं होता, तो शायद भारत में तुर्की सत्ता भी स्थापित नहीं हो पाती, क्योंकि यही टूटे। अभी देखो हम पढ़ेंगे इनको, पाल को पढ़ेंगे, प्रतिहार को पढ़ेंगे। प्रतिहार कमजोर होगा तो उन्हीं के सामंत लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। उन्होंने कहा हम, उनने कहा से चौहान, उनने कहा हम से चालुक्य, उनने कहा हमारा मारवाड़ अलग, हमारा फलाना अलग, हमारा ठिकाना अलग, सब अपना अलग अलग कर लेंगे। तो जो भारत का पतन है, उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का पतन किसके बाद हुआ है? त्रिपक्षीय। तो ये आपको परिणाम में बताना पड़ेगा। ये तो ठीक है, 50 शब्द में पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक लाइन में निपटा सकते हो कि अंततः पाल जीतता है, लेकिन अंततः तीनों कमजोर हो जाते हैं और भारत की राजनीति। डिटेल में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि भाई पाल भी बंगाल तक सीमित हो गए, ये कमजोर हो गए, राष्ट्रकूट का तो पतन हो गया। इसका फायदा क्या है? क्षेत्रीय, भारत में छोटे छोटे राजा उद्भव हो जाते हैं और विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो जाता है और भारत में अंततः तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो देखो ये त्रिपक्षीय संघर्ष है और ये त्रिपक्षीय संघर्ष आप शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार रखो, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। यदि इस काल का इतिहास पूछ रहा है तो त्रिपक्षीय संघर्ष से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो ये हर्ष की मृत्यु के बाद एक त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, उसकी कहानी थी। लेकिन इस त्रिपक्षीय संघर्ष में हमने देखा तीन राजा हमको दिखाई दिए। एक तो प्रतिहार दिखाई दिया, एक राष्ट्रकूट दिखाई दिया और एक पाल दिखाई दिया। तो देखो राष्ट्रकूटों की कहानी तो हम देख चुके हैं, कौन कौन राष्ट्रकूट शासक हुए और कैसा क्या हुआ। इनका और देख लेते हैं, प्रतिहारों का और पालों का। और इनके अतिरिक्त कोई और छोटे छोटे शासक हुए हैं, जैसे कश्मीर में हमको अलग शासन दिखाई देता है, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना। फिर अपन सीधे आ जाएंगे 1000 ईस्वी के आसपास, जब भारत में राजपूत काल जिसको कहते हैं 1000 से 1200-200 साल तक हम राजपूत काल के रूप में जानते हैं, तब उसको देखेंगे। तो देखते हैं कि 800 से 1000 के बीच ये कौन कौन हुए हैं, क्योंकि यहां से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पालों से पूछा गया है, प्रतिहारों से भी पूछा गया है, नागभट्ट महत्वपूर्ण है, मिहिर भोज महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देवपाल महत्वपूर्ण है, धर्मपाल महत्वपूर्ण है। तो इनका भी थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं। बाकी फिर इसके बाद अपन सीधे कहाँ जाएंगे, अपन मध्यकाल में राजपूत काल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अपन को तीन देखना है, बंगाल, प्रतिहार और कश्मीर मूल रूप से। ठीक है, तो इसको आगे अपन अब कल देखेंगे। अपना आज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष ही काफी है। ये तीन क्षेत्रीय राजवंश है जिसको अपन अब कल देखेंगे।